तो सबसे पहले मैं पर्सनली आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो इंटरव्यू तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी, बातचीत ही है। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि हिंदी की कद्र करने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो हमें आमने सामने जिनसे बात करने का मौका मिलता है। थैंक यू। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जी। हिंदी की कद्र करके हम कोई एहसान नहीं करते हैं, ये हमारी भाषा है। और एग्जैक्टली दुनिया exactly. के सभी देश अपनी अपनी भाषा की कद्र करते ही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो बात सही है मगर हमारे देश में हिंदी जो है वो एक तबका बन चुकी है, एक भाषा से कहीं बढ़कर। और कई लोग जो हिंदी की गोद में भी खेले होते हैं वो हिंदी को सर आंखों पर बिठाने से कतराने लगे हैं। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि आप जैसे चंदी लोग हैं जो इसे गले लगाकर और इसे अपना बनाते हैं। इंग्लिश से कोई बैर नहीं है, पर हिंदी की कीमत पे नहीं। हाँ। एग्जैक्टली। So I think this is going to be a very interesting interview, live session. Um, so for our viewers, I'd like to initiate them कि आपकी सेकेंड अटेम्प्ट में 2014 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 13th रैंक आई थी और आप मेरठ से हैं। और बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने कहीं पढ़ा था कि पहली बार आपको आईएएस बनने का मोटिवेशन एक पीडीएस की शॉप पर आपको वो मोटिवेशन मिली थी। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? पीडीएफ की शॉप पे वही लोग जाते हैं जो थोड़ा सा कमजोर आर्थिक बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है। राइट। तो ये अंडरस्टूड सी बात हो गई कि हम लोग एक सामान्य परिवार से था मैं, और हम लोग पीडीएस की शॉप पे राशन लेने जाया करते थे। वहां पे कई सारी गड़बड़ियां लगती थी। जब मैं छोटा था, एक बच्चा था, तो मैं सोचता था कि कौन है जो इसको ठीक कर सकता है। तो उसमें अधिकारी शब्द लिखा था राशन कार्ड पे, तो मुझे लगा अधिकारी लोग जो करते हैं। फिर ये बात आई गई होगी, मैं बच्चा था छोटा, 8वीं क्लास में। उसके बाद जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, थोड़ा अखबार पढ़ा, करियर वगैरह के बारे में जाना, तो पता चला कि इस देश में अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए एक एग्जाम होता है। जी। यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें आप अपनी मेरिट पे कंपटीशन में बैठ करके उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जी। तो वो तब उसके बाद फिर वो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी। तो आपका जो ये आईएएस बनने का सपना था, क्योंकि मैं जब आपकी जर्नी के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा कि आपने बहुत बेबी स्टेप्स लिए थे, बहुत ग्रेजुअली आप मेरठ से लेकर और दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं। तो आपने कब किस समय ये डिसाइड किया कि अब मुझे बहुत सीरियसली एक आईएएस एस्पिरेंट की तरह तैयारी करनी ही है? इरादा तो पहले से था, पर कई बार क्या होता है, परिस्थिति अपने साथ नहीं होती, तो ये चीजें धीरे धीरे हो पाई। क्योंकि मुझे उस समय एक जॉब की जरूरत थी, तो मैंने जी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो ग्रुप बी के और ग्रुप सी के होते हैं, वो भी मैंने दिए। और मुझे नौकरी मिली, वो नौकरी मैंने ज्वाइन की। तो इस तरह से फिर वो नौकरी मैंने बाद में छोड़ी भी। उसके बाद मैंने फिर से अपनी पढ़ाई पूरी की। मैंने एमए किया, मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया यूजीसी का। उसके बाद मैं एमफिल करने दिल्ली आया, और उसके बाद मैंने फिर प्रॉपर तैयारी शुरू की। और पहली बार मैं अटेम्प्ट दिया दिल्ली में आके, और काफी, मैं चूंकि हमेशा से टॉपर रहा था, तो मुझे लगा था जी। कि ये भी ऐसे ही क्लियर हो जाएगा यूपीएससी में। पर वैसा हुआ नहीं, और पहली बार में मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया, जैसा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होता है। और दूसरे अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, फिर वो 13th रैंक सब कुछ हो गई। जी। सो सर, जैसे आपने इस साल का एग्जाम का जो पेपर हुआ है प्रीलिम्स का 2020 का, एक बहुत बड़ा शॉक रहा सभी लोगों के लिए, क्योंकि एक तो कोरोना वायरस की वजह से 4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, पर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्पेशली उन टॉपिक से जो कि पर्टिकुलरली मेंस के लिए ही पढ़े जाते थे, बनस्पत एग्रीकल्चर और ये सब। तो आपके अनुसार अगर इफ somebody wants to prepare right now, तो what is the key what are the key qualities that one needs in order to complete the syllabus in time, so that mains के पहले एटलीस्ट 2-3 महीने का टाइम तो रहे, प्रीलिम्स के पहले, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए? देखिए, अगर 2021 की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जी। पहला अटेम्प्ट 2021 में देना चाहते हैं, या फिर अपना एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये बहुत पहले से कही जा रही है कि यूपीएससी में इंटरव्यू को आप एक तरफ रखते हैं एकदम उठाकर, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी आपको तब भी करनी है जब आप मेंस में अपियर हो जाएं। इसके बाद जी।
पर प्री और मेंस की तैयारी एक साथ शुरू करनी होती है पहले दिन से ही। जी। फ्रॉम द डे वन जब आप तैयारी शुरू करते हैं यूपीएससी के लिए, तो आपको उसी दिन से ही दोनों की तैयारी शुरू करनी होती है। अगर मैं पूरे एक साल की साइकिल की बात करूं, जैसा कि कहा जाता है कि एक साल लगता है एक सीरियस तैयारी में, और अगर मेंस के अगर उस साल आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस मिला के वो 1.5 साल हो जाता है। राइट। मान लीजिए मैंने इस साल जून जुलाई में तैयारी शुरू की, तो मैं सबसे पहले एक ऑप्शनल चुनूंगा। बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं लगाना, महीने भर में आपको ऑप्शनल चूज कर लेना है। राइट। अब आपको उस ऑप्शनल की कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, जो भी करना है, पर उस ऑप्शनल को तैयार करना शुरू करना है। और मैं जिस तरह करता था, और ऐसे कई सारे लोग और भी करते हैं, कि एक दिन को 2 भागों में बांट लीजिए, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकंड हाफ। एक हाफ में एक चीज पढ़ लीजिए, दूसरे हाफ में दूसरी चीज पढ़ लीजिए, आप बोर भी नहीं होंगे। जैसे एक हाफ में आप ऑप्शनल पढ़िए और एक हाफ में जीएस का कोई एक सेगमेंट पढ़िए। जी। करंट अफेयर्स हमेशा चलेगा। करंट अफेयर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि आप एक दिन पढ़े ना और एक दिन पढ़ लें, ऐसे नहीं चलेगा। करंट अफेयर्स आपको रोज पढ़ना। तो इस तरह से आप, अगर आपने जून जुलाई में तैयारी शुरू की है, तो आप ऑप्शनल प्लस जीएस का कोई एक सेगमेंट प्लस करंट अफेयर्स शुरू से ही शुरू करो। राइट। अब ऑप्शनल की तैयारी में 3-4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने का समय लगता है। आप उसको फिनिश कर दीजिए और उसके बाद उसको बंद करके रख दीजिए तब तक के लिए, जब तक आपका अगले साल प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हो जाता। राइट। तो एक तरह से क्या हुआ कि आपने जुलाई में अगर ऑप्शनल और जीएस दोनों साथ शुरू किए, तो ऑप्शनल 5 महीने में खत्म हो गया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ज्यादा से ज्यादा नवंबर, उसके बाद नवंबर के बाद आपने ऑप्शनल को उठा के बंद करके रख दिया। अब जी। नवंबर ऑनवर्ड्स आप केवल जीएस पढ़ेंगे, प्री और मेंस दोनों का। अब चूंकि प्रीलिम्स अगले साल जून में है, जनरली जून में होता है, तो आप प्री और मेंस का जीएस जारी रखिए। उसमें फिर सुबह शाम 2 सेगमेंट है, तो एक में जीएस का कोई एक सेगमेंट, एक पेपर, मतलब 4 पेपर है, और एक में जी। कोई दूसरा पेपर। ऐसे करके करते जाइए। लास्ट के 3 महीने जो बचे, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, मार्च ऐसे, अप्रैल। उसमें केवल आपको प्रीलिम्स पढ़ना। उसमें फिर आपको मेंस का बिल्कुल नहीं पढ़ना। मतलब प्री पे पूरी तरह कंसंट्रेट कर जाइए लास्ट के 3 महीने। राइट। उसके बाद जैसे ही प्री का एग्जाम दे के आप फ्री हो जाएं, तुरंत आप मेंस का दोबारा से वो जो ऑप्शनल बंद करके रखा था और वो जो एथिक्स रख दिया था, वो उठा लीजिए वापस। राइट। और इस बीच एक बात और रह गई कि एससे जो है, उस पर भी हम अलग से बाद में बात करेंगे, एससे की तैयारी कैसे करनी चाहिए। एससे में मेरा काफी इंटरेस्ट है। तो जी। एससे का ऐसा करें कि प्री के तुरंत बाद हर हर संडे को एक एससे लिखना है, 1.5 घंटे में, 1.5 आवर में एक एससे लिखने की प्रैक्टिस करें। तो 3-4 महीने का समय मिलता है प्री और मेंस के बीच में, उसमें आराम से आप 10-12 एससे तो लिख ही लेंगे, हम्म। और उतना काफी है। तो इस तरह से आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सकती है। राइट। व्हाट अबाउट आंसर राइटिंग सर? बिकॉज मेंस के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें बहुत कंफ्यूजन में डाल देती है वो ये है कि क्या एक पहले से जो राइटिंग स्किल है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्या आंसर राइटिंग के लिए? ये काफ़ी बच्चे पूछते हैं। और दूसरा ये कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग किस वक्त करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए? कैन यू प्लीज एम्फोसाइज ऑन दैट? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका जवाब थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हर किसी ने अलग अलग तरीके से किया है। जी। आप 10 टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे या उनके लाइव सेशन अटेंड करेंगे, तो आप पाएंगे हर किसी का लगभग अलग अलग तरीका है। किसी ने आंसर राइटिंग बहुत शुरू में स्टार्ट की थी और किसी ने बहुत बाद में की थी, और कुछ लोग तो ऐसे भी जी। होते हैं जिन्होंने की ही नहीं, क्योंकि उनकी इनबिल्ट बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने की नहीं ज्यादा आंसर राइटिंग। राइट। पर फिर भी एक बीच का रास्ता अगर निकालें, तो मेरे ख्याल से अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें, मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट करना काफी अच्छा रहता है। टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज जरूर करनी चाहिए। तो एक तो तब जब प्री के पहले प्री के 4-5 महीने पहले एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, और राइट। प्री से मेंस के बीच में मेंस की टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, और ये भी किया जा सकता है कि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे थे, तैयारी के शुरू में, तो उस समय भी आप कुछ टेस्ट, आजकल इस तरह की टेस्ट सीरीज भी आती है, जो कुछ टेस्ट तो पिछले साल में ले लेते हैं, कुछ वो फिर एक्चुअल में प्री और मेंस के बीच में लेते हैं। राइट। तो इस तरह से कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज आप चुन करके वो आपको लेनी चाहिए।
और आंसर राइटिंग करनी जरूर चाहिए, लेकिन ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मैंने तो एक्चुअली मैं नौकरी भी कर रहा था और मेरी आंसर राइटिंग वैसे भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने बहुत कम आंसर लिखे लाइफ में, हाँ। और फिर भी मेरा बहुत अच्छा एग्जाम हो गया। पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा, आपको आंसर राइटिंग जरूर करनी चाहिए, पर पढ़ना भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग ना बहुत ही क्रेजी हो जाते हैं कि आंसर हाँ। राइटिंग, भाई पहले पढ़ो तो सही कुछ। मतलब सबसे पहले आप बिगिनर हो, पहले आप कुछ पढ़ो, पढ़ के थोड़ा सा एक सब्सटेंस क्रिएट करो, उसके बाद आंसर राइटिंग भी शुरू करो। जी। वन शुड नॉट चूज बिटवीन स्टैटिक पोर्शन एंड आंसर राइटिंग की उसके कॉस्ट पे दूसरा ना ना, बिल्कुल चूज भी नहीं, किया जाए। क्योंकि वरना फिर आप देखिए ना पेपर किस तरह का आता है, कि जी। पेपर में कई बार बहुत ज्यादा सरप्राइजेस हो जाते हैं। और ये चीज बिल्कुल। आज से नहीं कही जा रही, हमारे टाइम से ये बात कही जा रही है कि यूपीएससी में ये पता नहीं चलता कि कब कौन सा सेगमेंट ज्यादा आएगा। किसी साल पॉलिटी बिल्कुल। ज्यादा आती है, किसी साल ज्योग्राफी ज्यादा आती है, किसी साल अचानक एंशियंट हिस्ट्री आ जाती है, कि कभी एग्री, मतलब तो कोई पता ही नहीं है, इसलिए आपको जीएस के किसी भी सेगमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते। राइट। तो क्या आप ये कहेंगे कि क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग, आपकी राइटिंग स्किल्स पहले से अच्छी थी, तो दैट आल्सो हेल्प्ड यू इन मेंस आंसर राइटिंग? देखिए हर किसी के कुछ ना कुछ, हर्षिका नाम है ना आपका? हर्षिता। हर्षिता। देखिए हर किसी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। अगर मेरा राइटिंग स्किल राइट। अच्छा था, तो मेरी कुछ वीकनेस भी थी, जैसे कि मेरा फैक्चुअल पार्ट थोड़ा कमजोर था। तो हर किसी की पर्सनालिटी में किसी का फैक्चुअल ज्यादा अच्छा है, बट उसका राइटिंग वाला स्किल थोड़ा कमजोर है। तो जो भी राइट। चीज, सबसे पहले आपको खुद को ही एनालाइज करना है, और खुद का एनालिसिस खुद ही आदमी कर सकता है। सबसे आपको पता है कि मेरा राइटिंग स्किल कमजोर है, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। आपको राइट। उस पर थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल नहीं है, तो आपको उसको लेजिबल बनाना पड़ेगा। मतलब आपको बेसिकली कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन में जहां आप थोड़ा कमजोर हुए, वहीं आपका वो मोर्चा जो है वो कोई और ले जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल। आपको अपने को कैपेबल बनाना है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पूरी अच्छी तरह से करनी है, बिना किसी प्रेशर की। क्योंकि कमी हर किसी में, और कोई कंप्लीट नहीं है, किसी की कोई चीज कमजोर है, कोई चीज अच्छी है, किसी कोई चीज स्ट्रांग है, कोई चीज वीक है। तो उसी पे आपको ज्यादा काम करना है। बिल्कुल। सर, आपने अभी टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस पे एम्फोसाइज किया, सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी आल्सो वांट टू आस्क यू, दैट यू नो कोचिंग्स जो होती हैं, क्लासरूम कोचिंग्स होती हैं, और टेस्ट सीरीज जो होती है, उसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स के मन में कि वो की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स ऑफ प्रीवियस ईयर टॉपर्स हु से दैट कोचिंग समटाइम्स टेंड टू वेस्ट योर टाइम. And then some people say that it's necessary if you don't have a basic understanding of all these GS subjects. तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये ज़रूरी है या क्या ये ज़रूरी नहीं है? मैं भी पहले एक डिस्क्लेमर कह देता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं जो ठीक समझता हूँ वो कह रहा हूँ। हो जी। सकता है आपके लिए वो जो है उसको थोड़ा टिल्ट करके आपके लिए ठीक हो, एकदम राइट। ब्लाइंडली ठीक ना हो, एकदम एग्जैक्टली ठीक ना हो। पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है जिसका आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है, जैसे आप एक इंजीनियर हैं और आपने सोशियोलॉजी लिया है या फिर ज्योग्राफी लिया है, जो आपने 10th के बाद पढ़ा ही नहीं है, राइट। तो आपको प्रेफरेबल मैं कहूंगा कि आपको कोचिंग करनी चाहिए। वो चाहे आप ऑफलाइन करें, चाहे ऑनलाइन करें, चाहे वो आप, मतलब कोई गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। राइट। जैसे मान लीजिए मैंने लिटरेचर ले लिया और मैंने कभी लिटरेचर पढ़ा नहीं, मतलब जो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स लेते हैं और कोई बैकग्राउंड नहीं हो, हिस्ट्री ले लिया और जो भी पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो उसके लिए कोचिंग अगर कर ले तो ज्यादा अच्छा है। राइट। लेकिन जनरल स्टडीज का जो आज की डेट में पेपर है, जो उसका पैटर्न है, उसमें कोचिंग की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी किताबें, इतना जी। अच्छा मटेरियल और कुछ अच्छी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। हालांकि इसमें भी एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आज का जमाना वो जमाना जिसमें इंफॉर्मेशन का जो है वो विस्फोट हो रहा है। तो उसमें यू बिल्कुल। नीड टू चूज वेरी कॉशियसली, कि भाई आपको बहुत ध्यान पूर्वक चुनना पड़ेगा कि क्वालिटी कंटेंट कहाँ मिल रहा है। राइट। तो ये चीज है। पर जीएस में बहुत जरूरत अब कोचिंग की है नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक हर चीज की आती है। पॉलिटी जी। के लिए लक्ष्मीकांत आती है, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह आती है, हर चीज के लिए अच्छी किताब अवेलेबल है। फिर आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल। कर लीजिए ना, क्योंकि उससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना आता है और कैसे आप लिखते हैं। तो ये मेरा सजेशन है कि जीएस में हाँ, अगर कोई ऐसा सेगमेंट है
जो बहुत बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता। जैसे कई बार कुछ लोगों को इकोनॉमी समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को राइट ज्योग्राफी बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो उसकी उस पर्टिकुलर सेगमेंट की कोचिंग आप कर लीजिए, पर पूरे जीएस की मत कीजिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आप खुद पढ़ के भी कर सकते हैं। हाँ और एक कोई मंथली मैगजीन जरूर पढ़नी है, मंथली बुकलेट जो है वो आपको जरूर पढ़नी है करंट अफेयर्स की, क्योंकि जीएस के राइट बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं जो बहुत डायनामिक होते हैं, उनकी चीजें बदलती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें स्टैटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना करंट अफेयर। डायनामिक जैसे राइट मान लीजिए कोई इंडिया ने कोई सैटेलाइट छोड़ा, तो उसके क्या फीचर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन की सैटेलाइट की क्या बेसिक टेक्नोलॉजी, उससे ज्यादा। तो इसलिए करंट अफेयर्स के लिए एक मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना। बिल्कुल। जैसा आपने सर खुद ही कहा ये कि राइट नाउ देयर इज अ एक्सप्लोजन ऑफ दीज कंपेंडियम्स एंड मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स स्टैटिक में या फिर ऑफ ऑनलाइन देखा जाए तो देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ वेबसाइट्स जो कि आपकी क्विजेज और करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं. So in this day and age of social media where everybody, every Instagram page is a coaching institute in itself. तो उस सिनेरियो में आप कैसे बोलते हैं कि हम जैसे एस्पिरेंट्स को सोशल मीडिया से को यूजफुली यूज करना चाहिए ताकि हम डिस्ट्रैक्ट भी ना हो. देखिए, मैं बहुत पुराना टॉपर तो नहीं हूँ, 4-5 साल ही मुझे आईएएस बने हुए हैं, पर उसी 4-5 सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ राइट सोशल मीडिया एक्सप्लोजन। हमारे टाइम में इंस्टाग्राम वाज नॉट दैट पॉपुलर, थोड़ा बहुत फेसबुक होता था, ट्विटर बहुत ज्यादा यूज नहीं करते थे, और व्हाट्सएप भी एग्जैक्टली. नया नया ही आया था यूजेज में। तो अच्छी चीज ये रही कि हम लोग थोड़ा उससे बच गए और थोड़ा पढ़ाई पे ही ज्यादा ध्यान दिया हमने। पर फिर भी मैं इसको एक इसकी तरह कहता हूँ कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी यूज कर सकते हैं, पर लेकिन उसके लिए बहुत इतना आसान नहीं है। मैं आपको अगर ये कहूँ कि आप 2 साल तक 3 साल तक इंस्टाग्राम ना खोलें या तो वो शायद मैं आपको इम्प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कितना भी कह लूँ लेकिन आप जरूर खोलो। राइट तो इसलिए बेटर है कि इसका इकोनॉमिक यूज करें और एक बिल्कुल टाइम फिक्स कर लें कि मैं सुबह फर्स्ट हाफ में आधा घंटा और सेकंड हाफ में आधा घंटा, टोटल 1 घंटा दिन में सोशल मीडिया को दूंगा। उसमें वो राइट शामिल नहीं है जो आप कोई लेक्चर प्रॉपर सुन रहे हो, अगर कोई यूट्यूब पर या कहीं, तो वो फिर आपकी स्टडी का ही पार्ट हो जाएगा। जी. बट उसके अलावा आप सोशल मीडिया मतलब कि ऐसे ही फॉर फन, टाइम पास. हाँ हाँ, वो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, जैसे वो दवाई की तरह कि अपने जी. मनोरंजन के लिए वो आप कर लीजिए। लेकिन ये बहुत टफ है, आसान नहीं है, बट हाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए यूपीएससी में इतना संयम तो रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल. पर इतना जरूर है, इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। जैसे उस समय फेसबुक ज्यादा पॉपुलर था, तो मैंने क्या किया हुआ था, कुछ अच्छे अच्छे जो राइटर्स हैं, अच्छे अच्छे थिंकर्स हैं, उनको भी फॉलो कर रखा था, उनके पोस्ट में पढ़ लिया करता था कभी कभी। जैसे जी. वही मैंने बताया सुबह आधा घंटा, तो उसमें उसके नए नए व्यूज भी मिलते थे और कुछ थोड़ा सा उनकी लिखने का तरीका भी समझ में आता था। तो राइट. मतलब अगर आप चाहें तो इट्स नॉट दैट इजी, पर आप चाहें तो इन चीजों को पॉजिटिव तरीके से भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल. सोशल मीडिया को। जी. तो सर जैसे आपने कहा कि ऐसे राइटिंग यू हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर ऐसे राइटिंग. मैं एक्चुअली बिफोर दिस इंटरव्यू आई वाज रिसर्चिंग अ लिटिल बिट अबाउट यू, तो मैं आपके ट्विटर पेज पे भी गई एंड आई डिड सी दैट यू राइट अ लॉट एंड हिंदी में, एंड देयर आर दीज पेजेस हिंदी नामा और तीखर जैसे जिन जो आपको फॉलो करते हैं बिकॉज यू आर अ गुड राइटर. ऐसे सिनेरियो में आप जैसे एक इंसान का ऐसे के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा था उस टाइम भी और अब क्या है, ये आप हमें प्लीज बताइए. देखिए, हमारा अटेम्प्ट वो वाला अटेम्प्ट था जिसमें 2 ऐसे लिखना स्टार्ट हो गया था, पहले एक ऐसे हाँ हुआ जी. करता था। जी. तो 3 घंटे में आपको 2 ऐसे लिखने हैं, 1.5 आवर्स में 2 ऐसे लिखने हैं। मैंने भी वही लिखे थे, और मैं आपको, आप सब लोग प्लीज ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, और नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मैं जी. आपको 10 पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आप ऐसे की तैयारी करेंगे तो आपके अबव एवरेज मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। राइट. बिलो एवरेज या एवरेज नहीं आएंगे, अबव एवरेज आएंगे, और एक्सीलेंट भी आ सकते हैं। जी. सबसे पहला सवाल है ऐसे में कि टॉपिक कैसे चुनें, क्योंकि एक होता है फिलोसॉफिकल टाइप का ऐसे और एक होता है सोशियो पॉलिटिकल और उस तरह राइट. का ऐसे। तो ऐसा ऐसे चुनिए, ऐसा टॉपिक चुनिए जिसमें आपकी जानकारी थोड़ी ज्यादा हो, यानी आपने उस पर कोई
अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक कुछ और पढ़ रखा हो, या फिर हो सकता है कि वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के से कोई टॉपिक उसका मैच कर रहा हो, राइट। मतलब कुछ ऐसा हो जो आपको थोड़ा ज्यादा पता हो बाकी लोगों से। हम्म। तो फैमिलियरिटी जिसमें ज्यादा हो आपकी, वो वाला टॉपिक आपको चुनना है। वो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ऐसा टॉपिक जिसमें मैं ज्यादा लिख सकता हूँ अच्छे से, मेरे को फैक्ट्स भी ज्यादा पता है, मेरे को उसके बारे में कुछ थिंकर्स के विचार भी पता है, और मेरे खुद के भी उस पर एक विचार है। राइट। तो इस तरह का टॉपिक चुनना चाहिए जिसमें आपकी फैमिलियरिटी ज्यादा हो, और आपके पास कुछ कंटेंट हो, कुछ एग्जाम्पल्स हो, कुछ लॉजिक्स हो। जी। और ये आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि 3 या 4 में से एक चुनना होता है। 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं। आप सबसे शुरू में एक आउटलाइन बना लीजिए रफ में पीछे, और पहला ऐसे जब लिखे उसमें 5-10 मिनट आप आउटलाइन बनाने पे दे सकते हैं, उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिए। जी। और पहला ऐसे 1.5 आवर में लिखना है, पर अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि पहला ऐसे जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा, क्योंकि इंप्रेशन उसी से पड़ेगा। और एक चीज और, सभी के लिए मेंस क्योंकि आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि अभी क्या क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होती है, क्वेश्चन भी राइट। उसी में आंसर भी उसी में लिखना है। तो आप बजाय पहले बाद वाला जो अच्छा आता है उसको करने के, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करिए। क्योंकि अगर आप पहले वाला जो आपको अच्छे से नहीं आता, अगर आप उसको बाद में करेंगे तो साइकोलॉजिकली कुछ इस तरह का होता है कि जो हम सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं वो सबसे अच्छा लिखते हैं, राइट। क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रेश माइंड उस समय होता है जब आप पेपर शुरू बिल्कुल। करते हैं। तो इसलिए अगर आप शुरू से स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि पहला ऐसे पहले लिखें, दूसरा ऐसे बाद में। राइट। दूसरी बात कि ये वो चीजें मैं वो बता रहा हूँ जो यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है ऐसे में। एक तो आप टॉपिक पे कंसंट्रेट रहिए, टॉपिक से भटकिए मत, क्योंकि आपको केवल 1000 और 1200 शब्द ही लिखने हैं, और 1000-1200 शब्द लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले 3000 शब्द का ऐसे लिखना होता था। तो उसमें आप टॉपिक पे कंसंट्रेट रहिए, और बार बार एग्जामिनर को ये रियलाइज कराते रहिए कि आप टॉपिक से भटके नहीं है। टॉपिक के एस्पेक्ट्स बताने हैं आपको सारे, वो मैं अभी बताऊंगा अभी कुछ एस्पेक्ट्स के नाम। जैसे मैं बताऊं आपको, तो किसी भी टॉपिक को डेवलप करते हुए आपके उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, साइंटिफिक, इस तरह के बहुत सारे उसके पहलू हो सकते हैं, पक्ष हो सकते हैं। आप कोशिश करिए आप एज मच एज पॉसिबल उसके पहलुओं को एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकें। राइट। अगर आप ये चीज करेंगे तो आपको एससी को डेवलप करने में भी आसानी होगी, और आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, और ये भी लगेगा कि आपकी जो सोच है वो काफी डायनामिक है और काफी कंप्रीहेंसिव है, आप चीजों को काफी लार्जर व्यू से देखते हो। राइट। ठीक है। तो और अच्छा, पैराग्राफ जो लिखे वो ज्यादा लंबे लंबे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक यूपीएससी का जो पेपर उसपे जो आंसर शीट होती है उसमें करीब 2.5-3 पैराग्राफ आ जाएं, पर प्लीज पैराग्राफ में लिखिए, पैराग्राफ में ना लिखिए। कुछ लोग को सीधे कहानी पूरी लिख देते हैं तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से नई बात कहाँ शुरू शुरू। होती है। और फ्लो बनाए रखिए। फ्लो बनाने का मतलब ये होता है कि जब कोई पढ़े तो वो पढ़ता ही जाए, उसको पढ़ने में एक फ्लो दिखना चाहिए कि हाँ आप कोई बात कह रहे हैं तो वो एक बात आपने कही, फिर उससे फिर दूसरी बात कही, तीसरी बात कही, और मतलब उनमें कनेक्शन बना रहे। ये आपको ध्यान रखना। जी। बैलेंस व्यू मैं रिकमेंड करता हूँ कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सट्रीम में ना जाके थोड़ा बैलेंस व्यू रखना चाहिए, क्योंकि वी आर एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, नॉट अ रिवोल्यूशनरी, और मे बी नॉट अ एक्टिविस्ट, नॉट एन एडिटोरियल एक्टिविस्ट, राइटर। है ना, नॉट एन राइट। एक्टिविस्ट। राइट। तो कोई भी अगर आपके दिमाग में किसी तरह का फंडामेंटलिज्म है, किसी तरह की कोई विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, तो उसको प्लीज साइड में रख दीजिए, और बैलेंस होके और थोड़ा सा औरों के विचारों का भी सम्मान करते हुए, जैसे मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि रिस्पेक्टिंग अदर्स व्यूज, वो वाला एटीट्यूड अपनाइए। राइट। और एक सवाल होता है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें और कंक्लूजन कैसे लिखें। राइट। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंट्रोडक्शन को जनरली लोग 2-3 तरह से लिखते हैं। कुछ लोग कोई किसी किसी थिंकर की कोई कोट से स्टार्ट करते हैं जो काफी जो उस पर रेलिवेंट हो। कुछ लोग कोई छोटी सी स्टोरी से भी शुरुआत करते हैं, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। और कुछ लोग उस टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताते हैं, या फिर ये भी बताते हैं कुछ लोग कि हाल फिलहाल में वो इश्यू क्यों चर्चाओं में रहा। जी। तो 3-4 तरह से लोग लिखते हैं। आप इनमें से कोई भी एक तरीके से लिखिए,
पर जिस तरह से एक ऐसे में शुरुआत करें, दूसरे में उससे दूसरे तरीके से करें। हम्म। मतलब दीज आर सम स्मार्ट ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जामिनर के दिमाग पर असर डालती है। राइट। और इंट्रोडक्शन एक या डेढ़ दो पैराग्राफ का होगा, उसके बाद आप मेन बॉडी पे आ जाइए और एक एक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए। और उसके फेवर में भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट में भी थोड़ा बहुत लिखिए टॉपिक के, कि भले ही ये मैं कह रहा हूँ पर ऐसा भी है। राइट। तो और अच्छा लगेगा, लगेगा कि हाँ आपकी जो सोच है वो काफी ब्रॉड है। और कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन भी एक या डेढ़ पैराग्राफ का होगा, उसमें आपको जो आपने पूरे ऐसे में लिखा उसका निचोड़, और कोई एक एंड में अगर आप व्यू लेना चाहते हो, अगर आपका टॉपिक ऐसा डिमांड करता है तो वो व्यू लेना चाहिए। और जी। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, अगर टॉपिक डिमांड नहीं करता तो आप व्यू मत लीजिए, आप उसका एक समरी ही बता दीजिए, बहुत बहुत ही ब्रीफ में। हम्म। इस तरह से आपको फ्रेम करना चाहिए। एक सवाल है कोटेशंस का यूज कैसे करें। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, एथिक्स में भी काम आता है ये, क्योंकि जी। एथिक्स में भी यू कैन यूज सम कोटेशन, उसका सिलेबस में भी है। हाँ। तो कोटेशंस का मैं कहूंगा कि आप कुछ 25 30 50 तक कोटेशन तैयार कर लीजिए, जो सोशल टाइप के टॉपिक्स पर, सोशियो इकोनॉमिक चीजों पर यूज की जा सकती है। तो जी। वो आपके दो ऐसे, क्योंकि आपको तो दो ही ऐसे लिखने हैं, आपको 15 ऐसे तो लिखने नहीं है पेपर में। प्रैक्टिस में भले ही आप 15 ऐसे लिखें, पर वहां पे सिर्फ दो ही लिखने हैं। तो बिल्कुल। उनमें से कुछ रेलेवेंट कोट्स आप यूज कर सकते हैं। और कोट्स जो हैं वो एक पेज पे एक भी अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा कोट्स भी अच्छी नहीं लगती। जी। और डेटा को डायग्राम की भी बात यह है कि ऐसे में डेटा डायग्राम बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो डोंट मेक इट अ आंसर ऑफ जीएस। राइट। देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन ए जीएस आंसर एंड एन एसे। राइट। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। वर्ड लिमिट को बिल्कुल वायलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर 1000 1200 कहा गया है तो आपको 1000 1200 ऊपर नहीं लिखना है, नो जी। नीड एट ऑल। और तैयारी की जहां तक बात है, मैंने पहले भी कहा था कि हर हफ्ते एक ऐसे लिखेंगे प्री और मेंस के बीच में। और जब एक साल पहले जब आपका प्री नहीं हुआ था, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे थे, उस समय भी कुछ ऐसे जरूर लिखे, 5 6 ऐसे। हम्म। तो आप पाएंगे कि पहले जो आप ऐसे लिखते थे उसमें, और जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया जीएस का, उसके बाद जो ऐसे लिखेंगे उसमें बहुत अंतर आएगा। उसका कंटेंट बहुत अलग होगा, क्योंकि आपने एक बार पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया, उसमें से आप एग्जाम्पल दे रहे हो, पॉलिटी में से एग्जाम्पल दे रहे हो, करंट अफेयर्स में से बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आपका ऐसे की क्वालिटी एकदम इंप्रूव हो जाएगी। और एक चीज राइट। और, लोगों को बहुत लगता है कि हम लोग इतना अच्छा नहीं लिख पाते, निशान जैन तो बहुत अच्छा लिखते थे, इस तरह की बातें भी आती हैं। तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर शुरू में किसी का भी राइटिंग स्किल बहुत अच्छा नहीं होता, अनलेस कि कुछ लोग ऐसे हो जो स्कूल कॉलेज में बहुत ज्यादा राइटिंग वगैरह करते थे, हम्म। और सब लोग ऐसा नहीं करते। तो इसलिए जब आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह से करेंगे स्टार्ट, तो आई एम टेलिंग यू कि 3 4 महीनों में फर्क दिखाई देने लग जाएगा। जी। इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करें एसए की। और एसए एक ऐसा पेपर है जो बहुत कम तैयारी करवाता है और बहुत ज्यादा आउटपुट देता है। राइट। थोड़ा लंबा हो गया मेरा आंसर, बट ये जरूरी था। नहीं, ये ज़रूरी था एग्जैक्टली exactly. और इस पे मैं खुद एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, बिकॉज आई यूज टू राइट अ लॉट ड्यूरिंग स्कूल एंड कॉलेज एज वेल। कई बार क्या होता है कि जब हम एक 1200 वर्ड का ऐसे लिखने बैठते हैं, सो बिकॉज देर आर सो मेनी थॉट प्रोसेसेस दैट गो ऑन इन आवर माइंड, तो एक इनकोहेरेंस आ जाती है उसमें, जो वो एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे का, उसकी जगह एक इनकोहेरेंस आ जाती है। तो हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम? ये मैडम, ये चीज जो आप कह रहे हो ना, एक्चुअली आपकी सवाल है फ्लो से संबंधित, जी। कि उसका फ्लो थोड़ा ठीक से नहीं आ पाता। देखिए, आउटलाइन बना लेंगे ना आप, 5 10 मिनट हाँ। आउटलाइन बनाने में देंगे। ये सोचिए कि इस एस्से का जो टॉपिक है उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और आपको राइट। कोई कोट अगर शुरू में, क्योंकि क्या होता है जब हम एस्से लिखना शुरू करते हैं उस समय माइंड सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। हाँ। और 5 10 मिनट की आउटलाइन बनाने के बाद अब लिखना शुरू कर दिए, लिखते लिखते भी आइडियाज आते हैं। हमारा जी। ब्रेन इस तरह ही काम एग्जैक्टली। करता है। तो प्लीज इस बात की ज्यादा चिंता मत करिए। अगर आप ये बार बार सोचेंगे ना कि मेरा इनकोहेरेंट हो जाता है, तो फिर आपका एक्चुअली वो इनकोहेरेंट होने लग जाएगा। हाँ। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करिए। शुरू के 5 ऐसे अलग होंगे और बाद के 5 ऐसे में बहुत अंतर दिखाई देगा। राइट।
So, sir, there are some contributions that you have also made towards the UPSC arena. आपने भी कुछ किताबें लिखी हैं, तो क्या आप उनके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? जी मैंने एक किताब लिखी थी, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। ये किताब राइट। हिंदी में है, प्रभात प्रकाशन से आई है, और ये यूपीएससी की तैयारी का तरीका, कैसे तैयारी करें, क्या ना क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, प्री मेंस इंटरव्यू, हर चीज पे एक प्रॉपर इनपुट देती है आपको, और बहुत सारी गलतियां जो आप कर सकते थे उनसे बचने का तरीका बताती है। जी। तो ये वो किताब मैं मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी। मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, ये इंग्लिश में भी है, जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए भी ये किताब ऑल अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के नाम से अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जी। ये तो रही यूपीएससी की तैयारी की बात। एक किताब मेरी एसए पर भी है, वो जी। राजकमल से आई है, सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध। उसमें जी। टॉपर्स के एसेज का कंपाइलेशन भी है और स्ट्रेटेजी भी है। एक किताब जो थोड़ा यूपीएससी से हटके है, पर वो यूपीएससी के दौरान काम बहुत आती है, वो है रुक जाना नहीं। जी। हाँ, तो ये रुक जाना नहीं किताब है, जो एक्चुअली बहुत बहुत मैं रिकमेंड करूंगा। पतली सी किताब है, पर आपको जी। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के, और आपके फंडे यूपीएससी मेंस के लिए भी क्लियर होंगे आपको इनडायरेक्टली। मतलब आपको खुद बिल्कुल। रियलाइज होगा कि यार ये किताब हमने तो पढ़ी थी मोटिवेशन के लिए, और इसमें बहुत सारे फंडे मिल गए जो आपके मार्क्स को थोड़ा एक्स्ट्रा फैच कर सकते हैं, और वही चीजें मैटर करती हैं रैंक में और फाइनल राइट। सिलेक्शन में। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हिंदी में पढ़ते हैं तो मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, और इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ऑल अबाउट यूपीएससी। एंड रुक जाना नहीं का इंग्लिश वर्जन भी अभी आने वाला है वेस्टलैंड से, तो वो आप तब देख सकते हैं, अभी हिंदी में ही उपलब्ध है। आई एम श्योर ये तो बहुत ही हिंदी वाला तो ठीक है, पर जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए उनको बहुत ही वेट रहेगा कि इसका एक बार इंग्लिश वर्जन आए, तो वो लोग भी ये बिल्कुल पढ़ें। यस। सर, लैंग्वेज की जहाँ तक बात रही है, बिकॉज व्हेन 2019 का जो फाइनल रिजल्ट है व्हेन इट केम, तो ये बात बहुत ही बोल्ड शब्दों में सामने आई थी कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा नहीं रहा था। टॉपर्स में कमी आई थी जो कि एक पर्टिकुलर मीडियम से आते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि इज़ हिंदी अ बैरियर इन दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और ड्यूरिंग दी सर्विस कहीं आपको इस बात का एहसास हुआ हो कि क्योंकि आप हिंदी मीडियम से थे तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो? आप प्लीज़ इस बारे में हमें बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। डेफिनेटली यूपीएससी में हिंदी मीडियम, नॉट ओनली हिंदी मीडियम, ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, यस। मतलब इंग्लिश को छोड़कर बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबका ही परफॉर्मेंस बहुत गिरा है, जी। मीडियम का। मीडियम का। ऐसा नहीं है कि उनके जो, जैसे हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस गिरा है बट हिंदी भाषी लोगों का नहीं गिरा है, मतलब हाँ। ये समझने की जरूरत है। यस। तो इसमें इसका क्या एग्जैक्ट रीजन है वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, पर शायद यूपीएससी में कॉपी चेक करते हुए या कहीं हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा डिसएडवांटेज हो रहा है, और थोड़ा इंटरव्यू में भी हो रहा है, ऐसा लगता है। राइट। उसके अलावा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत जल्दी मिसगाइड होते हैं कोचिंग से, और मटेरियल वगैरह भी वो बहुत सारा, आप किसी स्टूडेंट के कमरे में जाएंगे तो पूरा कमरा भरा हुआ मिलेगा आपको हाँ। स्टडी मटेरियल से। तो वो हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़े से इमोशनल ज्यादा होते हैं, और क्या कहते हैं, वो बहुत जल्दी इमोशंस में आके कुछ गलत फहमियों के शिकार भी हो जाते हैं, ये भी एक रीजन है। इसीलिए ये सब राइट। किताब लिखी है ताकि उनको कम से कम गलत, मतलब गलतियां ना करें वो। पर दूसरी बात ये है कि सर्विस में अगर आप बात करें हिंदी मीडियम से होने का, तो नुकसान ना होके आपको फायदा होता है, जी। क्योंकि जो सिविल जी। सर्विसेज हैं वो पीपल सेंट्रिक है। और मैं अगर हिंदी की बात करूं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाती है। राइट। और हमारी जो फील्ड में, अगर हम नॉर्थ इंडिया में आपकी पोस्टिंग होती है कहीं भी, नॉर्थ इंडिया में 10 स्टेट्स हैं जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, 10। उन 10 बिल्कुल। राज्यों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो वहां पे सारा कामकाज, पूरा फाइल वर्क हिंदी में होता है, ऑर्डर हिंदी में निकलते हैं, तो उसमें बड़ी हेल्प मिलती है अगर आप हिंदी मीडियम से। दूसरा, पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो जी। पब्लिक डीलिंग में हिंदी अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको अच्छी फायदा रहता है। हालांकि ये इतना बड़ा एडवांटेज भी नहीं है, क्योंकि जो लोग हिंदी जिनको नहीं आती वो भी जब उनको हिंदी वाला कैडर मिलता है तो वो सीख लेते हैं। सीख लेते हैं। जैसे राइट। मुझको अगर तमिलनाडु मिल जाता तो मैं तमिल भी सीखता,
बिल्कुल। पर फिर भी अगर आपको एक लैंग्वेज अच्छी से आती है तो दूसरी लैंग्वेज भी आप अच्छे से सीख सकते हो, ये एक रूल है एक तरह से। हाँ। तो ठीक इस तरह से नुकसान नहीं होता, और बल्कि हिंदी मीडियम वाले लोग जो होते हैं, मैं मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, ये एक बायस भी हो सकता है, कि हिंदी मीडियम के लोग जो होते हैं वो ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, तो उनको पब्लिक डीलिंग में थोड़ा इजी रहता है। जी। दे आर मोर मेच्योर बिकॉज दे हैव गोन थ्रू अ स्ट्रगल इन देयर लाइफ। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम पढ़ा तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में कोई ना कोई सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल जरूर रहा होगा। बिल्कुल। इट्स अंडरस्टूड। तो दैट वे अच्छा रहता है, फायदा ही रहता है, कोई नुकसान नहीं होता। और इंग्लिश तो आपको सीखनी है, इंग्लिश का हाँ। क्वालिफाइंग एग्जाम भी होता है, इंग्लिश का ट्रेनिंग एकेडमी में भी ट्रेनिंग इंग्लिश में होती है, सब कुछ होता है। बिल्कुल। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही थी क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ पर मुझे हिंदी से पर्सनली बहुत प्यार रहा है हमेशा से, और पढ़ने में भी वो हाँ, तो ज़्यादा इंग्लिश मीडियम अच्छी। आपका पढ़ने का मीडियम है, बट इसका मतलब ये तो जी। नहीं है कि आप इंग्लिश भाषी हो गई है तो आप हिंदी एग्जैक्टली भाषी। बिल्कुल। या मैं वो ही आपसे आपकी पूछ रही मदर थी टंग पर तो मुझे हिंदी है। बिल्कुल है, और मैं इसीलिए आपसे ये चीज़ पूछ रही थी क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है कि जिन लोगों का मीडियम हिंदी होता है स्कूल में, भले ही वो हिंदी भाषी हो, इंग्लिश भी उनकी उतनी अच्छी होगी, पर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्शियस फील करते हैं उस चीज़ को लेकर। देखिए यही तो बात है, मैं मेरे अंदर ये खास बात है कि मैंने कभी इनफीरियर फील नहीं किया, ये कभी भी नहीं एग्जैक्टली। किया। और मतलब मुझे पता था कि मैं हिंदी मेरी इतनी अच्छी है कि मैं हिंदी मीडियम लेकर भी आईएएस बन जाऊंगा। जी। लेकिन जनरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो थोड़ा इन्फीरियर नहीं फील होता। करते हैं, और वो इंग्लिश मीडियम बिल्कुल। वालों से इंटरेक्शन करने में भी थोड़ा अपने आप को हिचकिचाते हैं। पहले ही कमजोर समझने लगते हैं। जी। तो जबकि मेरे साथ स्थिति दूसरी है, उल्टे मेरे को तो देख के लोग यही कहते हैं कि भाई कुछ बात तो है बंदे में, क्योंकि मैं एकेडमी में भी पूरा हिंदी में ही सब किया करता था, एंकरिंग वगैरह, और सब लोग बड़े बड़े इंप्रेस रहा करते थे मुझसे। जी। तो थोड़ा सा अपने को, एक तो दुनिया वैसे ही आपको बहुत कमजोर करना चाहती है, आप पहले से खुद ही अगर कमजोर हो जाएंगे तो फिर आधी जंग तो आप ऐसे ही हार जाएंगे ना। जी, मैं यही बात आपके मुंह से सुनना चाहती थी, और मैं ये चाहती थी कि जो भी अगर हिंदी प्रेमी है, हिंदी भाषा बोलने वाला है, अगर वो किसी भी वजह से अगर अपने आप को इंफीरियर समझ रहा है तो वो बिल्कुल नहीं समझे। क्योंकि आज की तारीख में मुझे लगता है पर्सनली कलिष्ठ हिंदी बोलने वाले बहुत कम लोग रह गए, और वो अपने आप में एक नहीं, इम्प्रेस वो करने ठीक है, वाली पर चीज है। क्लिष्ट हिंदी मैं भी नहीं बोलता, क्लिष्ट जी। हिंदी बोलना मैं प्रेफर नहीं करता, मैं सरल हिंदी ही बोलता हूँ। एक और जी। बात कि अगर आप हिंदी प्रेमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईएएस में हिंदी मीडियम लेंगे। हाँ। देखिए, दिस इज एग्जैक्टली। जस्ट ये एक तरीका है आईएएस बनने का। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम में ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहा है और आप हिंदी मीडियम में अच्छे रिजल्ट आ ही नहीं रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर इंग्लिश मीडियम, अगर आप कर सकते हो तो। राइट। पर उसके बाद भी हिंदी का प्रेम मत छोड़िए आप। मतलब हाँ। हिंदी एक दिल से जुड़ी हुई चीज है ना। तो इसका बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि हिंदी प्रेमी है तो अब मैं हिंदी में ही बन के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं। नहीं है। आपको जो ज्यादा ठीक लगे, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आप ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको चुने। और अगर आप इंग्लिश यस। में कर सकते हो तो बेझिझक इंग्लिश ही चुने, ये क्लियर है। या मतलब डू वट एवर, चूज वट एवर इन विच यू आर कंफर्टेबल विद। सर, यूपीएससी है, फेलियर एंड यूपीएससी गो सिनोनिमसली आई गेस। बहुत कम लोगों का पहले अटेम्प्ट में होता है, और जिन लोगों का नहीं होता दे गो थ्रू द सेम जर्नी अगेन, अ लॉट ऑफ देम। तो और आप निष्काम कर्मयोग के बारे में बहुत बात करते हैं, बट हाउ डज वन डिटैच वन सेल्फ फ्रॉम द हार्ड वर्क दैट वन इज पुटिंग इन टूवर्ड्स दिस एग्जाम? बड़ा अच्छा सवाल है। फेलियर्स यूपीएससी में साथ साथ चलते हैं, और मैंने भी झेला है, इसलिए मैं भी उसका एक भुक्तभोगी रहा हूँ। जी। मैं ये कहूंगा कि जब आपका एक बैकअप प्लान भी होता है ना दिमाग में, तो स्ट्रेस आधा हो जाता है। जी। अगर आपके पास कोई एक बैकअप प्लान जो आपने सोचा हो कि अगर यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर पाता, दोस्त हु वर वर्किंग विद सम कॉर्पोरेट एंड उन्होंने वहां से छुट्टी लिया या फिर नौकरी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर राइट। यूपीएससी नहीं हुआ तो साल 2 साल बाद वापस जाके ज्वाइन करेंगे कहीं और, भले ही कम पैकेज पे ज्वाइन करेंगे, बट हाँ कर लेंगे, बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। जी। ऐसे ही जो लोग ह्यूमैनिटीज के हैं, जो लोग कॉर्पोरेट वाली जॉब्स में नहीं थे, तो भी उनको कोई ना कोई तो एग्जाम, और दूसरा बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर आजकल खुल गए हैं। तो राइट। उसमें टीचिंग है, जर्नलिज्म है, मतलब कोई भी एक सेक्टर थोड़ा सा जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो,
और आपका थोड़ा स्किल भी उसके बारे में सोच के रखिए कि अगर यूपीएससी में फाइनली मैं सफल नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि मैं 4 साल 5 साल 6 साल तैयारी करता ही रहूंगा। राइट। 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद आप कोई नौकरी ज्वाइन कर लीजिए पार्ट टाइम, और उसके साथ साथ एग्जाम दीजिए। जी। तो इस तरह से कर लेंगे तो तनाव आपका आधा रह जाएगा। और साथ में वो तो है ही कि कभी कभी आप जो है थोड़ा जो आपको अच्छा लगता है वो काम करें। जैसे मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप पूरी तरह इंस्टाग्राम ना देखें, मैंने कहा राइट। आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम देख लीजिए दवाई की तरह। इसी तरह से आपको वीकली या फोर्टनाइटली एक मूवी देख सकते हैं। जी। तो इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा भी मैकेनिकल होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए। और एक्चुअली आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट मशीन्स। राइट। और फिर आजकल पता चला आपने कोई आजकल इस तरह की मूवीज हैं वो आपको पता नहीं, और फिर मूवी पर ही ऐसे आया, सिनेमा पर ऐसे आया, और आप उसको भी ठीक से नहीं हैंडल कर पाए। राइट। तो इसलिए इतना बस इसका डिसएडवांटेज, इसका मतलब फायदा नहीं उठाएं जो मैंने कहा है। बस इसको थोड़ा संयमित तरीके से आपको करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें आप जी। म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, शाम को इवनिंग वॉक करते हुए म्यूजिक सुन सकते हैं। किसी से बात करना, दोस्तों से बात करना अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं। राइट। सर, ये हमारे व्यूवर्स में से किसी ने क्वेश्चन पुट अप किया था और ये मैं सोचती हूँ काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, 1 ईयर हम एक एवरेज टाइम लेते हैं कि प्रीलिम्स के 1 साल पहले से आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। Obviously. इट्स नवंबर राइट नाउ, अभी 8 महीने रह गए हैं। देयर आर पीपल जो 7-8 महीने पहले से भी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और जिनका निकल भी जाता है। तो इफ देयर समबडी जो कि अभी आज से तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, 27 जून 2021 को प्रीलिम्स है, 8 महीने हैं, एम्पल टाइम है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करे? हाँ, ये थोड़ा सा मैंने जनरली हम 1 साल के हिसाब से प्लान करते हैं, पर अभी 8 महीने के जी। हिसाब से अगर प्लान करें तो उसको थोड़ा थोड़ा हर एक को स्क्वीज करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ। जैसे कि हम अब यहाँ पे शुरुआत करें, सबसे पहले ऑप्शनल करें और नवंबर दिसंबर मैक्सिमम जनवरी तक ही पढ़ें। उसके बाद अगर आपका 80% ऑप्शनल हो जाता है और 20% रह भी जाता है तो उसको छोड़ दें, वहीं पे जी। छोड़ दें। जो बाकी बचा होगा वो हम प्री के बाद करेंगे। राइट। और फिर पूरी तरह जीएस पे कंसंट्रेट करें, और वही अगेन लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं उनमें केवल प्रीलिम्स पे कंसंट्रेट करें, मेंस को छुए ही नहीं। और उसका प्री खत्म होते ही फिर एकदम मेंस में जुट जाएं, इस तरह से करें तो हो सकता है। जी। बिकॉज आई थिंक 7-8 months भी इफ somebody is dedicatedly studying तो, और स्मार्टली, बोथ डेडिकेशन एंड स्मार्टली, मैडम तो ऐसे भी फिर। लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं मेरे बैचमेट्स और वो लोग जो मैं जिनको जी। मैं जानता हूँ, उन्होंने प्रीलिम्स तो ऐसे ही मतलब मजे मजे में दे दिया बिना तैयारी के, और उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई भी हो गया। जी। उसके बाद जब प्री का रिजल्ट आया तो उनको पता चला मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। उसके बाद दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड राइट। दे कुड मेक इट। ऐसे भी कुछ लोग हैं, बट वी शुड नॉट हाँ। उनकी जो हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हैं, तो इसका मतलब हो सकता है वो भी। राइट। एग्जैक्टली। सो सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। बहुत सारे लोग अभी जनवरी में मेंस लिखने वाले हैं और जो लोग नेक्स्ट ईयर जून में प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो उनके लिए आप फाइनली एक मैसेज दीजिए अपनी तरफ से, ये मेंस वालों के लिए और प्रीलिम्स दोनों के लिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, अभी भी कहूंगा कि तनाव मुक्त होकर ही तैयारी करिए, जी। हंसते मुस्कुराते तैयारी करिए। आपको हर दिन अच्छा लगना चाहिए कि आज मैंने कुछ नया पढ़ा। इस राइट। तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा अकेला एग्जाम है जिसमें आपको पूरे देश और दुनिया की जानकारी मिलती है। आप आईआईटी बिल्कुल। करें, मेडिकल करें, तो एक पर्टिकुलर फील्ड में आप सीमित होकर रह जाते हो। और यूपीएससी है जिसमें आपको पूरी सब कुछ जानने को मिलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एनवायरनमेंट, जो कुछ आपके चारों ओर है वो सब कुछ आपको जानने का मौका मिलता है। दिस इज वेरी यूनिक, और आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है ये एग्जाम। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हो पाते तो भी जब आप किसी और फील्ड में जाते हो आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आपकी सोच, आपका नजरिया बहुत ब्रॉड हो जाता है। तो प्लीज इन मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, ये मोमेंट्स आपको बहुत याद आएंगे बाद में जब आप तैयारी करते हैं। दूसरी बात कि अपनी लकीर को बड़ी करें। आपके अंदर कोई कमजोरी है तो उसको पहचान करके उसको सुधारें।
मुश्किलें सब पर आती हैं, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। हमको बिखरना नहीं है, हमको निखरना है। और वही रुक जाना नहीं का जो मंत्र है उसको अपनाना है। और एक और चीज कि अपनी मजबूरी को अपनी मजबूती बनाना है। मेरी मजबूरी नहीं थी, लोगों को लगता था कि हिंदी मेरी मजबूरी है, पर मैंने उसको अपनी मजबूती बनाया। ऐसे और भी कुछ चीज हो बिल्कुल। सकती है, हो सकता है आप कमजोर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, कोई और रीजन हो, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करके उसमें आप बेस्ट कैसे कर सकते हो वो सोचो। तो इस तरह से मैं आपको कहूंगा कि व्यस्त रहें, मस्त रहें, बिजी रहें, खुद को बिजी रखें, बिल्कुल खाली मत रहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एक कहावत है। बिल्कुल। तो इसलिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अच्छे से बेस्ट करें अपना, कोई कसर ना छोड़ें, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी हम कुछ और कर लें, बाद में वो कर लेंगे, तो फिर आपको बाद में पछतावा होगा। ये सब वही बिल्कुल। वाली बातें हैं जो शायद किसी के पेरेंट्स किसी को कहते हों, जो मैंने कही हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, पर ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि ये बार बार रिपीट की जानी चाहिए। जी। ये मुझे एक्चुअली शुरुआत में कह देना चाहिए था, बट अ वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे ऑल्सो। आपका परसों ही जन्मदिन निकला है, सो थैंक अ यू, वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू सो दिस मच। वाज दिस वाज अ ब्रिलियंट सेशन। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे लगता है हमने सारे टॉपिक्स पे बात कर लिए, ऐसे आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स, 6 महीने में कैसे यूपीएससी निकलना है। आई होप आपके लिए भी ये सेशन अच्छा रहा हो। और हम बिल्कुल। बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं, आई थिंक 600-700 व्यूअर्स हो गए थे। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया। और ऐसी इनफॉर्मल और ऐसी मतलब खुलकर बात करने में ज्यादा मजा आता है, तो बहुत जी अच्छा लगा। बिल्कुल। और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बस आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।